आज हम बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी के अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसमें सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये किस तरीके से होती हैं और इनका हमारी लाइफस्टाइल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, सेटलमेंट से बेसिकली हम समझ सकते हैं, सेटलमेंट वर्ड इटसेल्फ सेज कि जो हमारे आसपास के हैबिटेट्स हैं, यानी कि लोगों की जो रिहायशी हैं, जो लोगों का रहने का तरीका है, बसने का तरीका है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया होगा। आफ्टर इट ट्रांसपोर्ट में हम ये जानेंगे कि जो हमारी अर्ली एजेस थी या आज की एज है, इसमें ट्रांसपोर्ट में हमको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू मेक समथिंग ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन, यानी कि आपस का जो भी उनका कनेक्शंस स्टैब्लिश हो पाना, जिससे कि उनके सारे जो इंफॉर्मेशंस हैं, मैसेजेस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो पा रहे थे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं सेटलमेंट्स की। सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स एंड द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड अ साइट। बेसिकली सेटलमेंट वर्ड का मतलब ही ये है कि एक ऐसा रीजन डेवलप करना जहाँ पर के लोग रह सकें। ओके, क्योंकि उन्हें सेटल होना है, सो दैट इज कॉल्ड द सेटलमेंट। एंड द प्लेस वेयर द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, जहाँ पर के सेटलमेंट डेवलप किया जाता है, यानी कि घर बनाए जाते हैं, बस्तियाँ बनाई जाती हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं साइट। इसके अलावा साइट के होने की कुछ नेचुरल कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जब आप किसी भी आप अब इस तरीके से आपने कहा कि आपको घर बनाना है, आप जंगल के अंदर तो घर नहीं बना सकते, ना ही आप किसी समुंदर में घर बना सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी ताकि आप एक आइडियल साइट का सिलेक्शन कर सकें, राइट। और उसके साथ फिर आप अपनी लाइफस्टाइल को जी सकें। जैसा कि हमने 6th की एनसीईआरटी में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ह्यूमन लाइफ होती है उसके लिए, जिसको हम कहते हैं बायोस्फेयर जैसे रीजन में ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है। और बायोस्फेयर में अपने आप में लिथोस्फेयर भी आ जाता है, हाइड्रोस्फेयर भी आता है, एटमॉस्फेयर भी आता है, यानी कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर रहने के लिए लैंड मास हो और वाटर रिक्वायरमेंट्स, चाहे कल्टीवेशन हो, चाहे फ्रेश वाटर पीने के लिए हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, वाटर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो। इसके अलावा एटमॉस्फेयर आपका ऐसा सराउंडिंग हो कि आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना जाए, राइट। सो एक ऐसा रीजन आपको चाहिए जहाँ पर कि आप अपना घर बना सकें या एक सेटलमेंट डेवलप कर सकें। तो जो आइडियल कंडीशंस होती हैं किसी भी साइट को सिलेक्ट करने की, वो मानी जाती हैं, एक तो हो फेवरेबल क्लाइमेट, उसके बाद availability of water, after it suitable land, and last one is the fertile soil। बेसिकली अगर आप लैंड और सॉइल को एक ही में कंबाइन कर दें तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ये है आपका लिथोस्फेयर, ये बात हो रही है आपके हाइड्रोस्फेयर पे, और यहाँ पर बात हो रही है आपके एटमॉस्फेयर पे, राइट, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये फर्टाइल सॉइल का जो टर्म है ये अलग से ऐड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि चलिए आपने एक लैंड मास ढूंढ करके घर तो बना लिया, आपको पीने के लिए पानी भी मिल गया, फेवरेबल क्लाइमेट भी मिल गया ताकि आप अच्छे से सांस ले सकें, आपके सराउंडिंग्स में बहुत अच्छे ट्रीज डेवलप हो सके। लेकिन उसके बाद क्या, आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, फूड चाहिए, फूड रिक्वायरमेंट है, तो आपको खेती करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर, कल्टिवेशन जो भी कह लें आप, उसके लिए आपको फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। सो जहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी वो भी आपकी एक आइडियल कंडीशन में काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेटलमेंट्स जो होते हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पोररी भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेटलमेंट्स जो एक शॉर्ट टाइम के लिए रिक्वायर किए जाएंगे टेम्पोररी माने जाएंगे, और जो हमेशा रहेंगे, जैसे आज के समय में हम बात करते हैं कि आज की डेट में अगर कोई बिल्डिंग बनती है, आज की डेट में कोई घर बनता है, वो एक परमानेंट घर है, एक परमानेंट सेटलमेंट है। सो उसको हम काउंट करते हैं परमानेंट सेटलमेंट में, राइट। देखिए सेटलमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से किया गया है। देखिए सबसे पहले सेटलमेंट आते हैं दो तरीके के, टेम्पोररी एंड देन परमानेंट। टेम्पोररी यानी कि वो जो कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और जिसको आप चाहें तो डिमोलिश भी कर सकते हैं।
परमानेंट सेटलमेंट वो सेटलमेंट होते हैं जो कि डिमोलिश तो हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप एक इंसान सोचे कि एक ऐसा घर बनाया जिसमें अब वो अपनी पूरी लाइफ को जो है वहाँ पर बिता सकता है, राइट। सो इसको हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट के भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, अर्बन एंड रूरल। सो अर्बन के बारे में इतना ज़्यादा क्लासीफाई यहाँ पे नहीं किया गया है। अर्बन सेटलमेंट वही है जो आज की डेट में हमको देखने को मिलता है हमारे शहरों में, अलग अलग कॉलोनीज, अलग अलग अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, राइट। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है रूरल सेटलमेंट के फिर दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट। सो नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्पैक्ट, दैट मीन्स कि ऐसे सेटलमेंट्स जहाँ पर के जो घर होंगे या जो बिल्डिंग्स होंगी वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होंगी, उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होगा। वेयर एज जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होंगे उसमें जो घरों के बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, या आप कह लीजिए कि वो थोड़ा सा सेपरेटेड भी कहलाए जाएंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल्स आपको पिक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सो देखिए, टेम्परेरी एंड परमानेंट सेटलमेंट की हम लोग बात करें तो टेम्परेरी सेटलमेंट लाइक दिस, जो कि आप डिमोलिश भी बहुत आसानी से हो सकता है, इनमें आप ज़िंदगी भर रहने का नहीं सोच सकते हैं, राइट। दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। आफ्टर इट परमानेंट सेटलमेंट्स वो होते हैं जो पक्के मकान आज की डेट में हमारे यहाँ पे बनने लगे हैं। ओके, फिर रूरल सेटलमेंट में मैंने आपसे कहा कि कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड सेटलमेंट की बात की गई है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जनरली इस तरीके के होते हैं जहाँ पर के जो घरों के बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होगा, और स्कैटर्ड सेटलमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे जहाँ पर के आपके घरों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, या आप कह सकते हैं कि एक लैंड मास का यूज़ जो है वो काफ़ी सेपरेटेड वे में किया, बहुत ही वास्ट यूज़ किया गया है कि एक घर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लैंड मास यूज़ किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो माइन्यूट से माइन्यूट अमाउंट ऑफ लैंड उनके पास अवेलेबल थी, उन्होंने उस पर एक घर बना दिया। सो दिस वाज कॉल्ड द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। अब बात करते हैं हम हमारे चैप्टर के सेकेंड इम्पॉर्टेंट फिनोमिना की, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ओके, सो ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव, है ना। एक ऐसा माध्यम होता है ये जिसकी सहायता से जो लोग होते हैं या जो भी सामान होता है हमारा, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं पहले के समय में उतना पॉसिबल नहीं था, काफ़ी टाइम लगता था एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को कवर करने में। आज के डेट पे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब आदि मानव या हम कहते थे ऑर्थोडॉक्स के टाइम पे व्हील का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट काफ़ी इजी हो गए। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को डेवलप किया, जिनमें से आज की डेट के हमारे जो 4 मेजर मीन्स हैं उनमें आते हैं रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ओके, सो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रोडवेज पे। रोडवेज इज द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। आप भी जानते हैं कि आज की डेट में हमारा जो सबसे कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? रोडवेज है ना। दे कैन बी मेटल एंड अनमेटल, या तो सड़कें कच्ची भी हो सकती हैं, पक्की भी हो सकती हैं। उसके अलावा रोडवेज जो होते हैं दीज आर वेरी इजी, बहुत इजी वे इसलिए भी है, और आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल इसलिए भी है क्योंकि अगर इफ़ अ पर्सन हैज़ अ व्हीकल, उसे शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए रोडवे की ही ज़रूरत, उस रोडवेज़ के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। उसे किसी का आप कह सकते हैं वेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेट्रा। बहुत सारे इसके प्रॉफिट्स काउंट किए जाते हैं। उसके अलावा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो मनाली लेह हाईवे है हिमालयन माउंटेन्स का, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट नहीं, हाईएस्ट, इसको ध्यान रखेंगे। मनाली लेह हाईवे इज़ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड रोड्स बनती हैं उनको हम कहते हैं सबवेज या फिर अंडरपाथ्स। ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट मीन की बात करते हैं, वो है रेलवे। द रेलवे कैरीज हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। जो रेलवेज होती हैं वो हमारे यहाँ का आज की डेट का सबसे चीपेस्ट और सबसे क्विकली ट्रैवल करने वाला मीन है, जिसके थ्रू हम हमारे गुड्स को या फिर पर्सन्स को भी ट्रैवल करवा सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन द
PD डेवलपमेंट ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट। असल में क्या हुआ है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ एंड आफ्टर इट, इसके बाद स्टीम इंजन के बाद पेट्रोल इंजन एंड आफ्टर इट मैनी मोर, तो जो रेलवेज थी उनकी भी ग्रोथ काफ़ी स्पीडली हुई है। ओके, इन प्लेसेस ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। आज की डेट में हमारे यहाँ पर मेट्रोज चल रही हैं, धीरे धीरे अब हम बुलेट ट्रेन्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके साथ साथ जैसे जैसे इनमें डेवलपमेंट होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी स्पीड्स भी बढ़ती जा रही है, राइट। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। जो रेलवे नेटवर्क होता है वो प्लेन एरियाज में ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाता है। और इसके साथ साथ एक बात हमको ये याद रखनी है कि जो हमारा इंडियन रेल नेटवर्क है वो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है। ओके, फिर आते हैं हमारे बाकी के दो बचे हुए मेजर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं वाटरवेज की। वाटरवेज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज यहाँ पर जो हमको बताए गए हैं उसमें से एक है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो कि इंडिया में डेवलप किया जा सकता है। आफ्टर इट द ग्रेट लेक्स इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द नाइल रिवर इन अफ्रीका। सो ये जो है ये एक इनलैंड वाटरवेज के टाइप्स या एग्जांपल्स में आते हैं। जिसके अलावा सी रूट्स की अगर हम बात करें तो सी रूट्स या ओशियानिक रूट्स जो है वो जनरली ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड मर्चेंडाइज के लिए यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। क्योंकि भाई आपको अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ना है तो सबसे ईजीएस्ट मीन जो है इस वक्त वो ओशियानिक रूट्स ही है। सो ओशियानिक रूट्स के थ्रू आप गुड्स को या मर्चेंडाइज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये रूट्स जो होते हैं ये पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। हमारे जो कोस्टल रीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री के या किसी भी कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, उनके जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर पोर्ट्स डेवलप किए जाते हैं। देन कार्गो शिप्स को लोड किया जाता है, दूसरे कंट्री में पहुँचने के बाद वहाँ पर अनलोडिंग होती है एंड द सिमिलर प्रोसेस गोज इन द रिवर्स में ऑल्सो, राइट। सो इस तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक बाय मीन्स ऑफ वाटर अगर ट्रैवल करना है तो सी रूट्स का आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ हमारा वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आता है एयरवेज। एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। एयरवेज आज की डेट का सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव इसलिए भी है क्योंकि इनके जो फ्यूल कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है। एंड इसके साथ साथ अब इसके एडवांटेज तो ये हो गए कि चलिए ये बहुत फास्टेस्ट होता है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है पहला तो यही है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर अगर वेदर कंडीशंस अच्छी ना हो तो उसके कारण जो एयर ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और कभी कभी उनके वजह से कई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जिसके कारण के बहुत ज़्यादा लॉस हमको हो जाता है। सो बेसिकली इनके बारे में शॉर्ट में हमें यहाँ पे बताया गया है। एंड एयरवेज इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज। अच्छा, एक बात जो इसकी एयरवेज की सबसे हमारे लिए एडवांटेज वाली है वो ये है कि एयरवेज की मदद से हम ऐसे रीजन्स को भी कवर कर सकते हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी का कोई साधन नहीं होता। ओके, तो अगर आप किसी रीजन तक रोड डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, रेलवेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वाटरवेज भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप एयरवेज के थ्रू पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आप हेलीकॉप्टर्स का भी यूज़ करते हैं। ओके, सो एयरवेज का दो अच्छे एडवांटेज जो हमको देखने को मिलते हैं, पहला तो ये कि एक बहुत ही फास्टेस्ट होते हैं और दूसरा ये कि ये ऐसे रीजन्स तक भी हमारे को पहुँचने में मदद करते हैं जहाँ पर के पहुँच पाना उतना कन्वीनियंट या उतना ईजी गोइंग नहीं रह जाता। ओके, so this was all about the means of transport. अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर। इट्स नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर। अगर आपको एक पर्सन का मैसेज किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाना है या किसी कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना है तो आप जिस प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, जैसे जैसे कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट होते जा रहे हैं वैसे वैसे पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आता जा रहा है। जो न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टेलीविज़न होते हैं जिनके थ्रू लोग काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल से कनेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो इन न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टेलीविज़न को नाम दिया गया है मास मीडिया का। एंड द सैटेलाइट्स विच हैव मेड आवर कम्युनिकेशन इवन फास्टर, जिसके मदद से हम मोबाइल कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। उसी के साथ साथ
सैटेलाइट्स के थ्रू हम ऑयल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट के सर्वे, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल वेल्थ, ये सारी चीज़ें भी पता लगा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन फील्ड। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे सेलुलर फ़ोन्स हैं जो कि आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं, सो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसके साथ साथ इंटरनेट जो है, it does not only provide us the worldwide informations and interactions but also has made our lives more comfortable. So basically इस चैप्टर में हमको यही बताया गया है कि यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है, पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सिर्फ फूड की थी, पानी की थी, और जैसे कि हम कहते हैं बायोस्फेयर के लिए जो 3 स्फेयर रिक्वायर्ड थे, दिस वर द लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। बट जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ जो है, ह्यूमन जैसे जैसे डिस्कवरी करते जा रहे हैं, जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ डेवलप हो रही है, ह्यूमंस खुद अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे उनकी लाइफ काफ़ी इजी गोइंग होती जा रही है। अदरवाइज़ पहले के जो अर्ली एजेस की अगर हम बात करें, जबकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, ट्रांसपोर्ट्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन नहीं होता था, और इसके अलावा सेटलमेंट्स भी उतने डेवलप नहीं थे, उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का ह्यूमन बीइंग को सामना करना पड़ता था, जिसको आज की डेट की डेवलपमेंट्स जो हैं उन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया है।